सिलेबस अगर आपका जनवरी में कंप्लीट होता है द बेस्ट है, फेब मिड तक या फेब लास्ट तक होता है तब भी बहुत अच्छा है, और 15 मार्च तक भी आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15 मार्च से आपका सिलेबस डिले होता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नीट 2026 में अब 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है जो बच्चा ये 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएगा। यानी इन 6 महीनों को अगर आपने प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपने अभी तक जितनी भी गलतियां की है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिसने अभी तक पढ़ाई ना की हो, दोस्तों के साथ घूमे हो, है ना, कुछ गलत हरकतों में चले गए हो, कुछ ना कुछ तो किया होगा अगर पढ़ाई ना की होगी, कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे। अगर आप उस बात को भूलकर बचे हुए 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर देते हैं तो जितने भी पाप आपने किए हैं ना सारे धुल जाएंगे बिना गंगा में जाए। गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने अच्छे से मेहनत कर ली। और अगर 6 महीने अच्छे से मेहनत नहीं की तो फिर आपको पता ही है क्या होना है। मम्मी पापा क्वेश्चन करेंगे, लोग आप पे आपका मजाक उड़ाएंगे, आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे। तो बेटर है हम 6 महीने इतनी अच्छे से मेहनत कर लें ताकि हमें पाप धोने के लिए गंगा में स्नान ना करना पड़े। ठीक, और 6 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं आप सब अच्छे से जानते हो। रेगुलर एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक, प्रॉपर रिवीजन करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है, टेस्ट की मिस्टेक्स का लिख लिख के एनालिसिस करना है, ठीक, मिस्टेक कैसे लिखना, टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे सिर्फ कि अब आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कैसे आपको रिवीजन प्लान को फॉलो करना है। ठीक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखो, आपका जितना अच्छे से इफेक्टिव रिवीजन होगा ना आपके उतना ही कॉन्फिडेंस होगा, और जितना कॉन्फिडेंस होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने बहुत बार देखा है जो बच्चा स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहा है, पूरा जोर लगा के पढ़ते हैं, वो दिवाली के बाद क्या करते हैं, बोर होने लग जाते हैं। दिवाली तक पूरा जोर लगा के पढ़ा, टीचर पढ़ा रहे थे उससे भी आगे पढ़ रहा था, 1-2 चैप्टर एडवांस करके रखता था, लेकिन जैसे ही दिवाली आई ब्रेक लगा, घर जाकर के अब सुस्त हो गया, अब कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिवाली तक कुछ नहीं करते हैं लेकिन दिवाली के बाद सब भूल जाते हैं, जी जान से अच्छे से मेहनत करते हैं और सिलेक्ट होकर दिखाते हैं। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उनका नेम है निधि शिवाज। मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, हमारी बैचमेट थी, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा करके दिखाएगी। हुआ क्या, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगी, और उसने बताया कि मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी मैंने सिर्फ 1 साल खुद को अपने घर के अंदर बंद कर लिया, और अंदर ऐसा बंद किया था मैंने अपने घर का गेट तक नहीं देखा। गेट तक नहीं देखने का मतलब ये है मैं घर से बाहर गई नहीं, ना किसी शादी में, ना किसी फंक्शन में, ना दोस्तों के साथ घूमने, ना मार्केट में गई, और मैंने पूरे 1 साल अपने रूम में रह के अच्छे से स्टडी किया। प्रेजेंट टाइम पे वो गुजरात कैडर की आईएएस ऑफिसर है, सिर्फ 1 साल अच्छे से दी थी। तो अगर आप भी 6 महीने अच्छे से दे सकते हैं तो आप भी ऐसा ही एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपका डिसिप्लिन, पूरा अच्छे से डेडिकेशन और फोकस के साथ पढ़ाई करना, अपनी एनर्जी को सही चीजों में लगाना। कैसे लगाना सही चीजों में, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि यार इस चीज से मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप दोस्त के साथ बात करते हैं, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, आप मैच में ज्यादा टाइम तक बैठते हैं, आप घूमने जाते हैं, कोई किसी भी टाइप की एक्टिविटी जिससे आपको फील आ जाए यार ये चीज सही नहीं है, मैं पढ़ने आया, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, उसको वहीं रोक दो और अपने काम पे फोकस करो। और आज डिसाइड कर लो आपको कितने मार्क्स लाने हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं नीट 2026 का पेपर, अब देखो पेपर की क्वालिटी अच्छी हो गई है तो पेपर अच्छी क्वालिटी का आएगा, और साथ में क्या होगा, सिक्योरिटी भी अच्छी है पेपर में, तो कट ऑफ पहले जितना तो नहीं जाएगा, मतलब 650 नहीं जाएगा, और जो इस बार 525 जा रहा है ये भी नहीं जाएगा। अगर नीट 2025 से टफ पेपर आता तब भी कट ऑफ कम से कम 550 जाएगा। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो बच्चे अपना टारगेट फिक्स कर ले कि हमारा कम से कम 560 टारगेट होना चाहिए
इससे कम नंबर अगर आपके आएंगे तो आपके सिलेक्शन को प्रॉब्लम आ सकती है। जो दूसरा EWS कैटेगरी में यही मान के चलो 555, और जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो मान के चले 460, और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स 440। ये टारगेट मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अब किसी को लगता है मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, तो 680 प्लस आना चाहिए। ठीक, टॉप 100 में रैंक लाना है 670 आना चाहिए, टॉप 1000 में रैंक लाना है 640 प्लस पे आएगा, टॉप 10,000 में रैंक लाना है 600 पे आएगा। तो अब आप डिसाइड कर लो आपको कितना रैंक लाना है। ठीक, अब मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि टॉप 10,000 में आना है, तो डिसाइड कर लो यार मैं मार्क्स लाऊंगा 613। मतलब ऐसे मत लिखो कि 600 लाऊंगा 620 लाऊंगा, एक ऐसा नंबर अपने माइंड में इमेजिन करो। कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे टॉप 1000 में रैंक लानी है, सर मैं नंबर लाऊंगा 657। अब 657 के लिए आपका क्या प्लान होगा, बायो में कितना, केमिस्ट्री में कितना, फिजिक्स में कितना, वो आप लिख दो और उसको हर टाइम अपने ब्रेन में इमेजिन करते रहो कि ये स्कोर लाना है लाना है लाना है। इससे फायदा क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, दूसरी एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो तब आप 6 महीने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ मेहनत कर पाएंगे। तो एक टारगेट अपना बना लो, और इनसे कम टारगेट किसी का नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम टारगेट आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आप फिर ड्रॉपर बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर के। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें डेली टाइम टेबल की, डेली टाइम टेबल भाई आप हमारा टारगेट है नीट 2026। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाए। सिलेबस अगर आपका जनवरी में कंप्लीट होता है द बेस्ट है, फैब मिड तक या फैब लास्ट तक होता है तब भी बहुत अच्छा है, और 15 मार्च तक भी आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15 मार्च से आपका सिलेबस डिले होता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए किसी भी तरह से हमें 15 मार्च से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ये लास्ट डेट है, ये डी डे है, इससे डिले नहीं होने देना है। अब आपको डिसाइड करना होगा कितने चैप्टर पेंडिंग है और क्या है, वो सब प्लान करना होगा। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट की ओनली क्लास अटेंड करने में या लेक्चर देखने में आपको कम से कम 6 से 6.5 घंटे चले जाते हैं। कोई डाउट नहीं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, ऑफलाइन वाले बच्चे जो क्लास में आते जाते हैं तो 6.5 घंटे लगभग लग जाता है। फिर वही बात करें अब सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी का टाइम। सेल्फ स्टडी में क्या आएगा, घर जाके नोट्स पढ़ना, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डेली वाले, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक, ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। तो सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग कितना टाइम देना चाहिए आपको, बताओ, आप बताओ अपने अकॉर्डिंग। 4 घंटे नहीं, लेक्चर के अलावा पूछ रहा हूं। बायो को 2 आवर्स देते हैं आप। बायो को मेरे हिसाब से 1.5 घंटा विल बी मोर देन एनफ। ठीक, और ठीक केमिस्ट्री को भी 1.5 घंटा आपके लिए काफी रहेगा, ज्यादा है ये। बायो और केमिस्ट्री को 1 से 1.5 घंटा बस। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स को मेरे अकॉर्डिंग 2 घंटे काफी है, क्योंकि जिसकी फिजिक्स 2 घंटे में हो जाएगी उसकी अच्छी है, और जिसकी नहीं हो रही ना तो उसका टारगेट 150 नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में उसका टारगेट भी 100 या 120 होना चाहिए। तो फिजिक्स में 2 आवर्स इज मोर देन एनफ। ज्यादा टाइम यहां लगाओ, क्योंकि यहां टाइम लगाओगे तो मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं बायो और केमिस्ट्री इस बार अच्छे लेवल की आएगी। अरे फिजिक्स टफ आ चुकी है, तो बायो और केमिस्ट्री में ट्विस्ट डालेगा ना एग्जामिनर। तो जिस बच्चे की बायो और केमिस्ट्री अच्छी होगी तो वो एडवांटेज पाएगा, और जो इसमें वीक रह जाएगा फिर वो ड्रॉप करने आएगा। समझा नहीं समझे। अब मान लीजिए किसी बच्चे की बायो और केमिस्ट्री अच्छी है, वो बायो और केमिस्ट्री में 500 स्कोर कर लेता है। अब पेपर आया टफ, अब टफ पेपर में वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, उसके 540 में से 500 नंबर स्कोर आ गया। ठीक, जैसे नीट 2025 का पेपर हुआ, तो फिजिक्स में कितने लाने हैं, 50, 60, 70। अगर बायो और केमिस्ट्री में 500 आ गए तो फिजिक्स में 60-70 भी आराम से आ जाएंगे। और अगर पेपर आसान आया जैसे पहले आता था, सर कट ऑफ 600 620 चली गई, तो पेपर अगर आसान आएगा ना तो बायो केमिस्ट्री में आपके 500 की बजाय 510, 515, 520 आएंगे। और फिजिक्स में भी फिर नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आसान होगा तो फिजिक्स भी आसान होगी ना, और उसमें फिर आपके आराम से 100, 120 आ जाएंगे। यानी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और पहला स्टेप हमारा होना चाहिए सिलेक्शन हो किसी भी तरह से। समझे नहीं समझे। विदाउट सिलेक्शन कुछ नहीं है। सिलेक्शन जिसका हो जाएगा उसी की टॉप 1000 में भी रैंक आ सकती है, टॉप 100 में, टॉप 1000 में भी आ सकती है,
टॉप 100 में भी आ सकती है, टॉप 50, टॉप 10 और पहले भी आ सकती है। अब किसी बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो उसकी क्या रैंक मायने रखती है, चाहे 1 लाख और चाहे 4 लाख और चाहे 10 लाख और चाहे फिर 40,000 हो, बराबर बात है। समझे नहीं समझे? ठीक, पहले सिलेक्शन जरूरी है, कट ऑफ को क्वालिफाई करो और उसका काम है बायो और केमिस्ट्री से। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये हो गए 5.5 घंटे। कितना हो गया? 5.5 और 6.5, लगभग 12 घंटे हो गए। अब इसके अलावा आपको कम से कम 90 मिनट रिवीजन का भी निकालना है, रेगुलर रिवीजन। मतलब रिवीजन कौन सा? जो पहले आपने पढ़ा है। ठीक, डेली आप 90 मिनट रिवीजन को देंगे आज से ही और एग्जाम डे तक, या यूं बोलो 28 फेब तक। आज से स्टार्ट करके 28 फेब तक डेली आपको 1.5 घंटा उस रिवीजन को देना है जो आपने दिवाली से पहले पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, कल से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फिजिकल स्टार्ट करेंगे। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आपको पूरी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको तो ऑर्गेनिक आपकी बची है, तो अब डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 1.5 घंटा देना स्टार्ट करो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली रिवीजन स्टार्ट करो। और इस रिवीजन में क्या होना चाहिए? 90 मिनट को ब्रेक कर लो 60 और 30 मिनट में, 60 मिनट और 30 मिनट। तो 1 घंटा अगर आप केमिस्ट्री को देते हैं तो आधा घंटा आप किसको देंगे? बॉटनी को। ठीक, 1 घंटा आपने केमिस्ट्री को दिया और ये आधा घंटा आप किसको देंगे? जूलॉजी को, सॉरी बॉटनी को। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1 वीक में आपने एक केमिस्ट्री का चैप्टर तैयार किया रिवीजन में और 2 चैप्टर आपने किसके तैयार किए? बॉटनी के। ठीक, तो कितने चैप्टर हो गए वीक में? 3 चैप्टर हुए कि नहीं हुए? फिर नेक्स्ट वीक में 1 चैप्टर फिजिक्स का तैयार करो और 2 चैप्टर आप जूलॉजी का तैयार करो, तो नेक्स्ट वीक में कितने हो गए? फिर से 3 चैप्टर हो गए। ऐसा मत करो कि तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ कर रहे हो, वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की क्लास, तीनों का सेल्फ स्टडी, तीनों का डेली मिस्टेक लिखना और फिर अलग से तीनों का रिवीजन करना, एक टाइप से 9 सब्जेक्ट हो जाएगा ना। नहीं समझे? तो आप ना रिवीजन बस 2 को लो, किसी भी 2 को। बॉटनी थोड़ी सी टाइम टेकिंग है तो उसके साथ केमिस्ट्री ले लिया, जूलॉजी आसान है उसके साथ फिजिक्स ले लिया। समझे नहीं समझे? 1 वीक में। तो 1 वीक में अगर हम 3 चैप्टर रिवाइज करते हैं तो अब हमारे पास कितने वीक है? 3 वीक तो आपके पास नवंबर के हैं। ठीक, 3 वीक हमारे पास नवंबर के हैं, 4 वीक दिसंबर के, 4 से 5 वीक जनवरी के और 4 ही वीक किसके हैं? फेब के। तो 28 फेब तक आपके पास कितने वीक हो गए? 16 to 17 वीक है। तो 16 to 17 वीक में हर वीक में 3 चैप्टर तैयार करोगे, कितने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे? लगभग 50 चैप्टर रिवाइज, 48 लिख लो आप सीधा, 48 चैप्टर आपके रिवाइज हो गए। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर हमारे सिर्फ 80 चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो ये फैब आते आते पीछे के 48 चैप्टर आपने रिवाइज कर दिए। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो आप पढ़ने वाले हो वो तो आपके लिए एकदम नया तरोताजा होगा ना। उसको तो आप 15 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, 20 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो। तो फिर 15 से 20 मार्च तक जो बचे हुए आपके 32 चैप्टर है वो 2 या 3 वीक में रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि नया नया तो पढ़ा आपने। समझा नहीं समझे? बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, तो ये पहले 48 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, फिर 32 चैप्टर आप नेक्स्ट 3 वीक में करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, फिर तो पूरे दिन रिवीजन ही तो करना है। तो ऐसे 15-20 मार्च तक एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है। फिर मार्च में, 20 मार्च से लेके फिर 10 या 15 अप्रैल तक हम एक पूरा रिवीजन प्लान बनाएंगे, पूरे सिलेबस को फिर से प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। और 15 अप्रैल के बाद हम सिर्फ उन टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो हमारे मेजर टेस्ट में मिस्टेक होते हैं। ये रिवीजन का प्लान होना चाहिए। समझे नहीं समझे? अब जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करते टाइम सबसे पहले आप एक काम करो, कोई भी चैप्टर आपने उठाया, मान लीजिए आपको आईयूपीएससी रिवाइज करना है। अब जैसे कल हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उसको छोड़ दो, टेंशन ही मत लो। मेन पॉइंट है आप ऑर्गेनिक को रिवाइज कर लो नवंबर दिसंबर में, धीरे धीरे, फास्ट मत करना, धीरे धीरे नवंबर दिसंबर में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर दो। ठीक, ऑर्गेनिक में सबसे पहले किसी बच्चे को आईयूपीएससी रिवाइज करना है। आईयूपीएससी में हमने कितने लेक्चर लगाए थे? 6 लेक्चर, 3 दिन में रिवाइज करो। आइसोमेरिज्म रिवाइज करना, हमने कितने लेक्चर लगाए? 10 लेक्चर, आप 5 दिन में रिवाइज करो, यानी 5 घंटे में रिवाइज करो। GOC1 हमने कितने लेक्चर लगाए?
9 या 10 लेक्चर 5 दिन यानी 5 घंटे में रिवाइज करो। ठीक, GOC2 18 लेक्चर लगाए थे, उसको आप 10 से 12 घंटे में रिवाइज करना या 14 घंटे में रिवाइज करना, 2 वीक का टाइम देना उसको। ठीक, हाइड्रोकार्बन है 4 लेक्चर लगे थे, 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा 2 घंटे में। ठीक, ऐसे रिवीजन करना है। और जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट आप नोट्स मत पढ़ो। नोट्स पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले क्या करो, आपके पास IUPAC आइसोमेरिज्म का टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट लगाओ। सर वो टेस्ट तो अभी हमने किया था, हमें आंसर भी याद है। तो आपके पास नीट 2025 के टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं सारे ऑनलाइन में, तो नीट 2025 वाले टेस्ट जो मैंने आपको दे रखे हैं वो टेस्ट लगाओ। आपने IUPAC आइसोमेरिज्म का टेस्ट लगाया तो आपको ये पता लग जाएगा यार IUPAC में मेरे किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आइसोमेरिज्म में किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक, तो और कितना आपको याद है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। भले ही आपसे टेस्ट में 20 क्वेश्चन हो, डरना मत। ये तो कोई मार्क्स आपसे नहीं पूछ रहा ना रिवीजन टेस्ट के, कोई पूछ रहा घर वाले या मैं या कोई दोस्त, कोई नहीं पूछ रहा, खुद को प्रैक्टिस करना है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा सकते, जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो पिछले 15 साल के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक, या आप ये आपके जो टेस्ट है, बीट के जो टेस्ट है वो लगा सकते हो। तो जो चैप्टर रिवाइज करना है सबसे पहले दिन उसका टेस्ट लगाओ। मान लीजिए IUPAC को आपको 3 दिन देने, पहले दिन आपने सिर्फ टेस्ट किया और उसकी मिस्टेक्स का एनालिसिस किया, तो अगले 2 दिन में IUPAC पूरा रिवाइज करो। समझे नहीं समझे? अब GOC1 का मैंने आपको बोला 5 से 6 दिन में रिवाइज करना है, 1 दिन टेस्ट का, फिर 5 दिन प्रॉपर एक एक टॉपिक को रिवीजन का। समझ आया कि नहीं? आप ऐसे रिवीजन होगा। ऐसे ही बायोलॉजी में करना है, ऐसे ही फिजिक्स में करना है, कर लेंगे बस। जो ऐसे रिवीजन कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बाकी टाइम टेबल ऐसा फिक्स करो कि 6 साढ़े 6 घंटे डेली लेक्चर्स को, क्लास को, और डेली 5 साढ़े 5 घंटे आपके डेली का जो आपका सेल्फ स्टडी है उसको, और कम से कम 1.5 घंटा पुराना जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने में। देखो, जो जितना अच्छे से रिवीजन करेगा ना उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। समझ आया? बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, हर 3 4 चैप्टर रिवाइज हो जाए तो आप बीट के टेस्ट कर दो। ठीक, और अभी ना जिन बच्चों ने बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए हम बीट 2.0 भी स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 23 नवंबर से। जो आपके दोस्त है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो बीट टेस्ट सीरीज में आपके 6 रिवीजन टेस्ट होंगे, 2 क्लास वाइज, 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है ना? बाकी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना काफी है। बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो। केमिस्ट्री मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी, रिवीजन आप कर देना ऑर्गेनिक का। ठीक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आपकी कल से स्ट्रॉन्ग करवाई दूंगा। बायोलॉजी में सिर्फ NCERT पढ़ो, एक बुक आती है मास्टर द NCERT अरिहंत की, वो कर लो, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और बीट के टेस्ट अच्छे से कर लो, और शिवाली मैम के वाइवा कर लो। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 चीजें अच्छे से कर जाओगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। तुम लोग सबसे ज्यादा टाइम देते हो फिजिक्स को, और सबसे ज्यादा धोखा भी यही देगी आपको, बता रहा हूं मैं पहले ही। ठीक है ना? बोलो, और कोई डाउट है क्या? अब ये देखो, अब एक बच्चे ने बोला कि टेंशन कैसे कम करें। देखो, टेंशन कम करने का एक ही तरीका है, बुक उठाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक, अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे, पहले दिन थोड़ी कम होगी, दूसरे दिन थोड़ी सी और बढ़ेगी, तीसरे दिन और बढ़ेगी, धीरे धीरे टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं मैं कोई ऐसी बात बोल दूं या ऐसा कुछ मैं जादू कर दूं जिससे आपकी टेंशन खत्म हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। चमत्कार नहीं होते हैं। ठीक, मेहनत से ही सफलता मिलती है, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक बात भी ये भी ध्यान में रखना, नीट एग्जाम इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है। नीट एग्जाम कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, और एक डॉक्टर को कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रहते हुए जब आप अपने डेली तीनों सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, जैसे एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, डेली अपने इमरजेंसी वार्ड, OPD वार्ड और ICU वार्ड में जाता है, ही जब आप अपने डेली तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करेंगे, एक अच्छा डॉक्टर अपनी तीनों वार्ड्स की फाइल चेक करता है। जब आप तीनों की डेली रेगुलर अच्छे से NCERT पढ़ेंगे, एक अच्छा डॉक्टर तीनों के पेशेंट से मिलता है और हर पेशेंट को फ्रेश माइंड के साथ ट्रीट करता है। तो ठीक वैसे ही आप जब डेली तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को फ्रेश माइंड से प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन को फ्रेश माइंड के साथ सोल्व करेंगे, और जब कोई डॉक्टर होता है, जो अच्छा डॉक्टर होता है, वो हर पेशेंट्स का क्या करता है, रीचेक भी करता है। तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए
आपको पहले अच्छे से तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट्स का टेस्ट भी लेता है। ठीक, तीनों वार्ड्स के पेशेंट को टेस्ट करता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, डिजीज कितना ठीक हो गई है। तो अच्छे डॉक्टर की जगह आपको तीनों टेस्ट को, तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। और जिस टेस्ट में कोई कमी रह जाए, किसी पेशेंट में कोई कमी मिल जाए, आपकी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए, उसको दोबारा से उस मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके सोल्व करना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। समझते हैं नहीं समझते इन बातों को? ठीक, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 6 hours and 30 minutes, 6.5 घंटे आपके कंटिन्यूअस नींद के होने ही चाहिए, और पॉसिबल है तो 7 घंटे रखो, है ना। नींद बहुत आती है, नींद बहुत आने का कारण यह है कि आप नींद के साथ जबरदस्ती करते रहते हो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नींद बहुत ज्यादा आती है, क्यों आती है? आपको अभी नींद आ रही है तो अभी 5 मिनट का नैप ले लो, 10 मिनट का नैप ले लो, आधा घंटा सो जाओ। लेकिन नींद के साथ जबरदस्ती करेंगे, बुक खोले रखते हैं, आंखें लाल हो जाती है, मुंह धो लिया, चाय पी ली, अरे इससे नींद थोड़ी जाएगी। नींद अगर पूरी नहीं होगी, बायोलॉजिकल क्लॉक्स को अगर आप छेड़ेंगे तो आपके साथ गड़बड़ करेगी। तो नींद पूरी रखो, पहले 6.5 घंटे सो, दिन में 2-3 मिनट का नैप भी लो, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक, फिर नींद पूरी रहेगी, फ्रेश फील करोगे। ठीक, इसको नींद ही नहीं आता, एक को नींद नहीं आता तो वॉक करो, मोबाइल फोन घर पे रख के, ठीक, डिजिटल जो भी आपके पास है उसको दूर रख के एक बार वॉक करो, सनराइज देखो। ठीक, सनराइज को देखोगे तो नींद आनी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। सनसेट देखो, ठीक है भाई, कर लेंगे इसको फॉलो। थैंक यू।